अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आपको भी, आप सबको भी यौम पाकिस्तान की भी बहुत बहुत मुबारक और रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस महीने को भरपूर एंजॉय करें, इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हर रमज़ान जिसको भी मिलता है वो नसीब से जो है वो आता है हमारी ज़िंदगी में। मतलब एंजॉय करने का मतलब बहुत सारे लोग इसमें एंजॉय कैसे करें? भाई इबादत को एंजॉय करें, इबादत को भी एंजॉय करें, खाने पीने को भी एंजॉय करें, लोगों से मेल मिलाप को भी एंजॉय करें, हर चीज़ को एंजॉय करें। सिर्फ उसको निकाल के साइड पे ना रख दें। और सिर्फ इबादत का नहीं है, लोगों का ख्याल करने का भी महीना है। ज़कात देना एंजॉय करें, लोगों में बांटना एंजॉय करें, मतलब लोगों की तकलीफ देखें, उस तकलीफ को देखकर एहसास करना एंजॉय करें। हर चीज़ इस महीने में आप एंजॉय करें, उस पर अमल करें। उस अमल का जो एक क्या कहते हैं ना, वो नेकी की जो एक रूह है, नेकी का जो एक लज्जत जो है, या नेकी का हम यूं कहिए कि एक जो मज़ा है या नशा है, वो बड़ा अलग नशा है। जब आप नेकी करते हैं और आप किसी शख्स के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लेकर आते हैं और वो खुश होता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है जब आपके लिए कि या अल्लाह इस शख्स ने मेरी मदद की है तो इसके कामों में जो है वो या इसकी ज़िंदगी में और बरकत डाल, तो यकीन मानिए उस दुआ का एक असर होता है। और वो असर जो है वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देता है। बिल्कुल, वो इंजॉयमेंट जो है वो हासिल करने की बिल्कुल। और ये भी इंजॉय करें और शुक्रगुजारी इंजॉय करें कि आपकी टेबल पे या दस्तरखान पे जो सामान मौजूद है वो मौजूद है उस वक्त। बिल्कुल, वो खाली नहीं है दस्तरखान। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपके बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है और आपकी जेब जो है वो तंग है और आप उसको तोहफा नहीं दे सके या खिला नहीं सके। और इस चीज़ को भी एंजॉय करें कि आपको देने वाला हाथ बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है, बिल्कुल दें, वो हम जाकर देख सकते हैं मार्केट में आराम से। हमें जो है वो पता चल जाता है कि कल जो चीज़ 1 रुपए की थी वो आज 2 रुपए की या 1.5 रुपए की तो हो चुकी है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये एक रिवाज है, ये एक मामला है। अब इस पूरे मामले में हमने ये देखना है कि हम, अल्लाह ताला ने हम पर अपना करम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों से हमें बेहतर बनाया हुआ है, तो उस बेहतरी की बुनियाद पर हमें बाकी लोगों को भी उनका हाथ पकड़ना चाहिए। अब बेहतर बनाने से मुझे याद है, रोज़ा रखना एंजॉय करें। बहुत सारे लोगों की बीमारियां ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं हेल्थ की, इजाज़त, इवन शुगर जिसकी ज़्यादा है ना, वो शख्स भी, बाकी बेशक हट्टा कट्टा हो, लेकिन वो भी रोज़ा रखते हुए जो है वो ज़रा परेशानी का मामला उसके साथ हो जाता है। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे रोज़ा रख के क्या हो जाते हैं, हम सब ढीले हो जाते हैं। एक अजीब एक माहौल चल रहा होता है कि रोज़े का मतलब है हमने कोई काम नहीं करना। रोज़े का मतलब ये है कि अब हम जो है वो गुस्सा करते रहेंगे। कोई हमें ज़रा सी भी बात कहेगा ना, हमारा जवाब अचानक। ट्रैफिक का आप सूरत हाल देख लीजिएगा, एक अजीब शोर शराबा हंगामा मचा हुआ होगा। तो ये रोज़े को ज़ाया करना है, रोज़े को सही तरीके से उसकी असल रूह के साथ, बिल्कुल अपने ऊपर एहसान करें, बिल्कुल बेहतर तरीके से डील करें, लोगों को सब्र तहम्मुल पैदा करें, दूसरे पे एहसान ना जताएं प्लीज। आप रोज़ा अपने लिए रखते हैं, मेरे लिए कोई नहीं रखता। रमज़ानुल मुबारक में हमने करना क्या है? रमज़ानुल मुबारक में हमने करना ये है कि हम अपने प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक तो जो दुआओं का सिलसिला है वो रखेंगे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए दुआएं देकर गए हमें, जो उनके अल्फाज थे दुआओं के, वो सबसे जामे अल्फाज हैं। मसनून दुआएं जो हैं वो ज़िंदगी के हर वक्त के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी, और हर वक्त के दुआ है। मतलब जब दुआओं की आप किताब लेकर बैठते हैं, मसनून दुआओं की, तो जब आप उसकी हेडिंग्स पढ़ें ना सिर्फ, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी तो पूरी ज़िंदगी 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही है। यानी कि अल्लाह ताला से एक कनेक्शन है, एक राब्ता है, उससे मांगना है, उससे गुफ्तगू करना है। और सबसे बेहतर अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा किए गए अल्फाज ही हो सकते हैं। हम और आप अपने मर्ज़ी से अपने अल्फाज ज़ाहिर है उसमें दुआ करते हैं, हम सब अपनी ज़बान में अपने तरीके से दुआ करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन वो जो मसनून दुआएं हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, उनका एक सिलसिला हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर हम शामिल करेंगे। और यूं ही इस तरीके से रमज़ान का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी जिक्र होगा, लेकिन उससे पहले आज हम ज़रा आज के दिन की भी कुछ बात कर लेते हैं। और हमारा जो यूँ कह लें कि वो जो एक दो ख़ास बातें हैं ना, एक रमज़ान है और एक यौम पाकिस्तान है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा चलकर अपनी जगहों पर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं जी 60 सेकंड न्यूज़, ताकि ज़रा दुनिया में क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। फिर आते हैं और बात करते हैं यौम पाकिस्तान की।
भावलपुर रहीम यार खान और सवाबी से शहादतें मौसूल। आज पाकिस्तान में यकम रमज़ान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात मुलतवी, अब पोलिंग 8 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है, इमरान खान। पंजाब हुकूमत का तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला। IMF की तशवीश, सस्ता पेट्रोल स्कीम मुअख्खर करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने इमारात पहुंच गई। पहला मैच 24 मार्च को होगा। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात पर एहतजाज में शिद्दत, पुलिस का एक्शन, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। और अमरीका ने शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया। 60 सेकेंड न्यूज़। अब ज़रा बात करते हैं यौम पाकिस्तान की। ज़ाहिर है एक ख़ास दिन हम सब के लिए, एक ऐसा दिन जो कि हमें तजदीद अहद वफ़ा की तरफ माइल करता है और हमें बताता है कि हाँ, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वतन हमने क्यों हासिल किया था। और ज़ाहिर है ये जब भी आप किसी मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एक तवील और दुश्वार सफ़र तय करना पड़ता है। और ज़ाहिर है आज़ादी का जो ये सफ़र था जो कि 14 अगस्त 1947 को मुकम्मल हुआ, बिल्कुल वतन का हासिल करना जो है उसमें हमें कामयाबी हुई, उसके लिए भी एक बड़ी तवील जिद्दोजहद थी। आज़ादी के लिए एक तवील और दुश्वार सफ़र तय करना पड़ा। हम सब को उस सफ़र को याद रखना चाहिए। और इस रास्ते में पहाड़ जैसी रुकावटें हायल हुई, आग और खून के दरिया अबूर किए, माली नुकसान उठाया, जानी नुकसान उठाया, तब कहीं जाकर आज़ादी का मुँह देखना हमें नसीब हुआ। अब आज़ादी के सिलसिले में तहरीक आज़ादी जो थी उसका हाल भी कमोबेश कुछ ऐसा ही था। आज़ादी की तहरीक असल में जिसको हम कहते हैं ना, वो जो टर्निंग पॉइंट या पिवट पॉइंट जिसको कहते हैं, वो 1857 में शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें तेज़ी उस वक्त आई कि जब 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। अच्छा, अब जब मुस्लिम लीग कायम कर दी गई तो उसके साथ साथ ज़ाहिर है मतलब बर सग़ीर में मुसलमानों के हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ था उसका तो एक मकसद था। लेकिन उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे। अब जो ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की तो फिर उसकी सरगर्मियों में जान आ गई और उसके मकसद में भी नुमाया वसअत पैदा हुई। वो फिर मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात बनकर उभरी और कायद आज़म की जो नई क़यादत का हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी तसल्लुत को ख़त्म करना, ये मकसद करार पाया। और फ़िक्र इकबाल की रोशनी में मुसलमानान हिंद ने अपनी बका की जंग जारी रखी। और फिर वो लम्हा आया 1940 में जब मंटो पार्क में मुनक़िदा मुस्लिम लीग का जो 27वां सालाना इजलास था उसमें करारदाद लाहौर मंजूर की गई। और ये करारदाद अल्लामा इकबाल की फ़िक्र का ही तसलसल थी। ये इजलास क़याम पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल था। और इससे 4 रोज़ कबल एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या पेश आया था और इससे 4 रोज़ कबल खाकसार तहरीक की परेड थी, उस पर पुलिस ने फायरिंग करके 35 कारकुनों को शहीद कर दिया था। और इन हालात में मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस इजलास को मुलतवी करने पर भी गौर शुरू किया था। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इस इजलास को हम मुकर्ररा वक्त पर ही मुनक़िद करेंगे। और उन्होंने गुफ्तगू अपनी जो की थी मीडिया वगैरह से उसमें ये कहा था कि मुस्लिम लीग का इजलास अपने वक्त पर ही होगा और उसमें तारीख़ी फ़ैसले किए जाएंगे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानान हिंद को शऊर दिया था कि उनकी बका इसी में है कि वो अपना अलग वतन हासिल करें। करारदाद पाकिस्तान में फिर मुसलमानों ने इसी फ़िक्र के तसलसल को बरकरार रखा। 7 साल के अरसे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मारिज़ वजूद में आया। और 7 साल का एक कलील तरीन अरसा आपने तय किया 23 मार्च 1940 को और 14 अगस्त 1947 क़याम पाकिस्तान का दिन बन गया। बिल्कुल। और जिस विज़न के साथ ज़ाहिर है कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उस विज़न में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ भी आती हैं, जैसे जैसे वो विज़न आपका पूरा होता जाता है। पहले विज़न ये था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करानी है, वो विज़न पूरा हो गया। फिर उस विज़न में एक और चीज़ ऐड हुई कि वो रियासत हो कैसी,
वेलफेयर स्टेट हो, ये एक दूसरा विज़न था। फिर एक और तीसरा विज़न आया कि भाई अब वो वेलफेयर स्टेट बनानी है तो दुनिया में उसको ऐसे दिखाना है कि इस रियासत से बेहतरीन रियासत मुसलमानों के लिए है नहीं, और उस फैसले को सही साबित कराना है अपनी अमली इक़दाम से, अपनी सियासत से, अपनी जो भी हमारी सरगर्मियाँ हैं यहाँ पर सियासी हों, मुआशरती हों, कि दुनिया देखे और कहे कि हाँ भाई जो कायद का विज़न था उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामज़न है ये कौम। तो वो विज़न में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। सिर्फ आज़ाद रियासत ही हासिल करना विज़न नहीं था, दुनिया में इस चीज़ को मनवाना भी था, और ये आज भी विज़न ये रहता है अचीव करने वाला कि दुनिया में इसको मनवाना है कि जो कायदे आज़म कहते थे। खैर आधी अचीवमेंट तो हमें भारत खुद दे रहा है, प्लेट में रख रख के जो हरकतें वो वहाँ पे कर रहा है कि भाई तुम लोगों के जो कायद थे वो ठीक कहते थे, जो इकबाल का ख्वाब था वो सही था, दुरुस्त था, लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ काम ज़ाहिर है हमने भी करने और आहिस्ता आहिस्ता वो करते रहेंगे। 23 मार्च क़याम पाकिस्तान के सफ़र का एक अहम संग मील तो समझा जाता ही है। आज के दिन 1940 को ज़ाहिर है करारदाद पाकिस्तान आई, हमने सब के लिए एक वतन का जो नया मतलब है, नए मानी जो हैं वो सामने आए। इससे पहले शायद इस खित्ते के लोगों में वो वतन का जो मतलब था वो शायद थोड़ा फ़र्क था या डिफरेंट था। आज ही के दिन एक और काम भी हुआ, बड़ा खूबसूरत काम। आज ही के दिन इस मुल्क को यानी कि 1956 को पाकिस्तान को अपना पहला आईन भी मिला। इस दिन को मनाने के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं उनकी परेड होती है, पूरी कौम के लिए फ़ख्र व मसरत का वो लम्हा समझा जाता है। लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, और वो अक्सर हमें जब जहाज़ उड़ते हुए नज़र आते हैं कुछ दिन पहले से, तो वो भी एक फ़ीलिंग आप में आती है कि अच्छा ये तैयारी हो रही है, परेड की प्रैक्टिसेस और प्रिपरेशंस चल रही हैं। ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद कई बार मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर यह परेड जो है वो मनसूख या मुलतवी भी की गई। इस परेड का आगाज़ 23 मार्च 1956 से पाकिस्तान के पहले यौम जमहूरिया से हुआ जब पाकिस्तान को पहला आइन मिला था। अच्छा, इस दौरान 17 मरतबा परेड मनसूख हुई। इस एक बार इसे मुलतवी करना पड़ा, जबकि रवां बरस इसे ऐवान सदर में मुनक़िद किया जा रहा है, और पहली बार 1969 से किया जा रहा था, क्योंकि वो आज भी ज़ाहिर है, आज भी अब वो ज़ाहिर है मौसम की वजह से मनसूख हो गई है। और पहली बार 1969 से 1971 के दौरान ये परेड मुनक़िद ना हो सकी। 1972 से 2002 में सरहदी कशीदगी की वजह से इसे मनसूख करना पड़ा, और 1975 और 1994 में ख़राब मौसम के बायस जिस तरह से कि आज इसका जो इनेकाद है वो ना हुआ, जबकि 2003 से 2004 में इराक़ और अफ़गानिस्तान जंग और मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक लहर थी उसकी वजह से इसे मनसूख करना पड़ा। फिर 2008 से 2015 तक दहशतगर्दी की ख़तरात की वजह से इस परेड का इनेकाद नहीं हुआ, और 2020 में कोरोना वबा की वजह से इसे मनसूख किया गया, और 2021 में ख़राब मौसम के बायस इसे मुलतवी कर दिया गया, और ये 25 मार्च को मुनक़िद हुई। और अब भी यही तय हुआ है कि ये 25 मार्च को मुनक़िद की जाएगी, क्योंकि आज भी मौसम जो है वो ख़राब है, बारिश हो रही है इस्लामाबाद में सुबह से, और इस वजह से ये परेड जो है वो आज मनसूख हुई है। वैसे तो छोटे पैमाने में करनी थी, हमें किफ़ायत शारी की वजह से करनी थी, लेकिन ज़ाहिर मौसम की ख़राबी की वजह से इसे जो है वो आज मुलतवी कर दिया गया, और अब ये 25 मार्च को होगी जी। तो ये तो थी परेड की कहानी। अब ज़रा कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज़ बता दें हमारे आवाम को, अवामुन्नास को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टोरीज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो रमज़ानुल मुबारक की आमद पर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं दुनिया में, और फिर पाकिस्तान में भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो आई है। तो ज़रा वो अदनान सिद्दीकी साहब वाली वीडियो देखते हैं। उन्होंने रमज़ान के मौके पर एक वीडियो जारी की है अपने फैंस के लिए, इबादत की तरफ, हाँ, इबादत की तरफ तवज्जो दो, अपनी नेकियों की तरफ तवज्जो दो, और वगना टीवी के आगे बैठे रहो, वो ये कह रहे हैं कुछ वैसे। लेकिन रमज़ान में भरपूर वैसे लोग जो हैं, क्योंकि देखें हम ये कहते हैं ना कि एक तो इस दफ़ा मेरा तो अपना मैसेज लोगों के लिए, आपसे भी मैं लेती हूँ अभी मैसेज कि आप क्या है, कौमी मैसेज ये है कि देखें मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है और जो आम हमारी पब्लिक है, जिसमें कि हम सब कभी भी किसी पे भी किसी भी किस्म का वक्त आ सकता है, इसलिए वो जो बड़ी दावतें, अनकन्वेंशनल अफ्तार पार्टियां और वो है, उसको थोड़ा सा महदूद कर दें। इस दफ़ा कोविड के दौरान भी किया था हमने, कौम इकट्ठी हुई थी और देखें कैसी ज़बरदस्त फाइट हमने पुटअप की, तो इस दफ़ा भी कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा आगे इंशाल्लाह। और बड़े उसमें मैं कम लोगों को बुलाऊंगा ना, मुझे कम कर लूंगा, आप बस आप देखें, मुझे बुलाइए, मैं लोगों को बता दूंगी, मैं मुझे बुलाएंगे तो मैं लोगों को हतमी राय दे दूंगी कि क्या क्या है इसमें टेबल पे रखा हुआ, तो मेरी बस काफ़ी हूँ मैं, उधर और किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक और चीज थी, वो जो इस तरीके से वीडियो में आया ना, ये ऐलान हो गया अचानक ही ऐलान हुआ। हाँ, तो वो किसी ने लिखा हुआ था रमजानुल अचानक मुबारक। हाँ, रमजानुल अचानक मुबारक था ये, बिल्कुल। अच्छा, वैसे मेरा सवाल है कि थोड़ा सा अगर और इंतजार कर लेते, मतलब 9:30-10 बजे के आसपास चांद का ऐलान हुआ है ना, चांद नजर आ गया 9:30-10 बजे, तो थोड़ा और इंतजार कर लेते तो सूरज का ऐलान भी साथ ही कर देते। सूरज का तो होना ही था ना, पता ही था सबको, चांद का टेंशन होती है, लेकिन बहरहाल चले ऐलान हो गया। और अच्छा, लोग कह रहे थे ईद एक होगी। देखें मेरा क्योंकि उस खित्ते से ताल्लुक है, हाँ, और मुझसे बेहतर
कोई नहीं जानता उनको। इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोजा 7 शुरू जरूर होता है, लेकिन एक ईद की गारंटी अभी भी कोई नहीं है। दुआ करें अल्लाह से, दुआ करें अल्लाह मियाँ से कि इस दफा ऐसी कौम में जो है वो यूनिटी आए कि ईद एक हो, रमजान एक हो, लेकिन उसका भी चांद अलग है और इसका भी चांद अलग है। एक खित्ता जिससे आपका ताल्लुक है उसका जिक्र कर लिया, दूसरा खित्ता जिससे आपका दिली ताल्लुक है उसकी बात कर लें जरा। लंदन का मैं आपको बताती हूँ, लंदन में बड़ी मजेदार चीज हुई है। और जिस तरह हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि फर्क क्या है बाहर के ममालिक के रमजान में और पाकिस्तान के रमजान में, तो बत्तियाँ और कुमकुम में यहाँ पर भी हम इस्तेमाल तो करते हैं, बहुत जोश खरोश से उसको वेलकम करते हैं, लेकिन पूरे यूरोप की तारीख में सरकारी सतह पर कभी भी रमज़ान और मुबारक को इस तरह से खुशामदीद नहीं कहा गया जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ लंदन में किया गया। वो होता था ना, न्यू ईयर ईव होती थी, 10, 9, 8 काउंट डाउन होता था। इस दफ़ा रमज़ान जो ईव थी उसका काउंट डाउन था। और मेयर जो है लंदन के सादिक खान, उन्होंने पिकेडिली सर्कस के इलाके वेस्ट एंड स्ट्रीट जो है उसमें 30,000 लाइट्स जो हैं उसका स्विच दबाकर रमज़ान की आमद का ऐलान किया, रमज़ान को वेलकम किया। और ये लाइट्स पूरा महीना इसी जगह जलती रहेंगी रोशनियों में जगमगाता, जो एक हैप्पी रमज़ान लिखा है ये भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छी एक एक्टिविटी थी। लोगों को, ज़ाहिर मुसलमान किसी और मुल्क में रहते हैं जो मुसलिम मुल्क नहीं होता, तो उसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ उनको एहसास दिलाती हैं कि वो भी वहाँ के एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़न हैं। और इस खूबसूरत तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, मुसलमानों ने शिरकत की, वहाँ के अपने जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने शिरकत की, तालियां वालियां बजाकर इस्तकबाल हुआ। और जो है, अब मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ पर तालियां बजानी है। चीज़ है बड़ी तालियां आप बजाएं, उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त आप तालियां बजाएं। ज़रा कंपैरिजन कर लूँ मैं पिछले साल की रमज़ान की कीमतों का और इस साल की कीमतों का, फिर तालियां बजाइएगा अवाम उन्नास। गुज़िश्ता 1 बरस में पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत कुछ बदला है, सियासत ने बदला है, मईशत ने बदला है, सब कुछ बदला है, और आवाम की जो तकदीर है बस वो नहीं बदली है। और अफरात ज़र का ग्राफ हमेशा ही ऊपर जाता है। इस 1 बरस में तो उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इदारा शुमारियात जो है हमारा, उसके मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई में 43% इजाफा हुआ है। अब गुज़िश्ता माह रमज़ान में जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी और इस मरतबा की कीमतें, उनकी सूरत हाल आप देखें। ताज़ा तरीन जो डेटा आया उसके मुताबिक गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान 51 में से 48 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं। और हसास अशिया के अशारिये के लिहाज से देखें तो 1 साल के दौरान महंगाई में 48% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता बरस आटा 71 रुपये फ़ी किलो था, आज तकरीबन 160-70 कई 200 भी मिल रहा है। तो आटे की कीमत में जो है वो आप देख लें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। बेसन की बात करें तो गुज़िश्ता बरस 177 रुपये था, अब तकरीबन 275, 278, 300 के करीब चल रहा है। तेल की कीमत रिकॉर्ड तोड़ कीमत है जी, 625, 640, 650 तक पहुंच गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये हमारे पास जो मामलात हैं ये सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत है जी, एक अजीब कैफियत है हमारी। और हम बस इस रमज़ान में खुसूसी तौर पे जो ज़रूरत है वो इस मुल्क को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मुल्क के लिए भरपूर दुआएं करें। महफिलें जो दुआओं की होती हैं, इबादत की महफिलें होती हैं, उसमें मुल्क के लिए दुआओं का जो है खास तौर पर एहतमाम होना चाहिए। बिल्कुल एहतमाम होना चाहिए। तो बस फिर एक और खबर, महमूद असलम साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ अदाकार, उनके हवाले से कल जो अफवाहें फैली हुई थी, रमज़ान का आगाज़ हुआ और अफवाह का आगाज़ हुआ, व्हाट्सएप ग्रुपों में एक तस्वीर और साथ ऊपर हेडलाइन चली हुई लिखी हुई आ गई कि महमूद असलम साहब जो हैं वो वफात पा चुके हैं, इंतकाल हो गया। सब हैरान परेशान, ठीक ठाक हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है हेल्थ का। फिर सबने पूछना शुरू किया, फिर महमूद असलम साहब की वीडियो सामने आई, उन्होंने अपनी जो मुतल्लिक अफवाहें हैं उस पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे क्या कर दिया ये नहीं पता चला, लेकिन बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि इनकी जो इंतकाल पर थी वो सोशल मीडिया पर फैली हुई थी और सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही थी। हमने भी ज़रा सोचा कि ये क्या हो गया अचानक से, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो खैर खैरियत से हैं और उन्होंने ख़ुद जो है वो ये वीडियो जारी की। तो खुदारा ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं, और अगर आपके पास कभी ये न्यूज़ आ भी रही है तो ये देखें कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट्स पर या मीडिया चैनल्स पर रिपोर्ट हो रही है, तो उस पर आप यकीन कीजिए। इस तरीके से बड़े मसाइल हो जाते हैं जी। ये तो थी कुछ खबरें। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब शिफा यूसुफ साहबा आप बैठी हुई हैं, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि एक ख़ास शख्सियत की आमद है और वो DPO साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो DPO साहब जो है, सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। DPO साहब वो कैमरा है, उस कैमरे की तरफ भी सैल्यूट आप करेंगे तो आवाम को भी आपका सैल्यूट जाएगा। ये जनाब सर, क्या बात है सर, अब आप तशरीफ रखेंगे तो ही हम तशरीफ रखेंगे। आप पहले बैठेंगे फिर हम बैठेंगे। बिल्कुल जी, शुक्रिया DPO साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। अब हम आपको ज़रा बताते हैं कि जी ये जो DPO साहब हैं ये, हाँ
कौन है जी, और कौन है? इतने छोटे यंग डीपीओ कैसे हैं, क्यों हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? सादुल हसन साहब इनका नाम है, डीपीओ साहब का। और सादुल हसन साहब जो है वो बेसिकली विहाड़ी से इनका ताल्लुक़ है और विहाड़ी के ये एजाज़ी डीपीओ हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि क्यों इन्हें डीपीओ बनाया गया है, तो उसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी है इनकी बीमारी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में कई हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो कि थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, और हर साल हज़ारों बच्चों का इस नंबर में इजाफा होता है। थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है वो एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिसमें हमेशा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती रहती है, और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक अजीब कशमकश का शिकार होती है। और यहाँ पर सादुल हसन साहब जो हैं उनका भी यही मामला है, बीमारी का इनके इलाज तो चल रहा है, वो इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सूरत में हो सकता है मुकम्मल तौर पर, लेकिन ज़ाहिर है वसाइल तो नहीं है, कुछ रकम जमा की हुई थी वो फिर चोरी हो गई, फिर डीपीओ बने, किस तरीके से बने, क्या क्या हुआ, ये हम सादुल हसन साहब से और इनके वालिद साहब से हम सुनेंगे सारा सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। इम्तियाज़ अहमद साहब हमारे साथ। जी बिल्कुल। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो साद साहब की तरफ हम जाते हैं। साद साहब, ये जो मुझे पहले बताएं, आप ये जो डीपीओ बने हुए हैं ये आप क्यों बने हैं और कैसे बने? ये मेरी ख्वाहिश थी डीपीओ बनने की। इंशाल्लाह बड़ा होके डीपीओ बनूंगा, कौम मुल्क की खिदमत करूंगा। वर्दी पहन के। हाँ, अच्छा, स्टाइल बड़ा पक्का है ये। हाँ, डंडा देखो। डंडा वंडा इसको क्या कहते हैं, कुछ पता है? किसी ने सिखाया? किसी ने सिखाया है कि ऐसे रखना होता है जी, या खुद ही देख के सीखा है? खुद ही देख के सीखा। अच्छा, तो जब आप डीपीओ बने तो आपने कोई चोर वोर पकड़े? पकड़े हैं। पकड़े हैं चोर? कौन चोर थे, जरा बताएं ना हमें, जरा किस्सा तो सुनाएं, बताएं जरा कैसे पकड़े। इधर आए, मैं आपको बताता हूँ कैसे पकड़े। इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये पकड़े, यहाँ से पकड़े मुझे। नहीं, ये पकड़े ना। अरे चोर इसी तरह पकड़ते चोर हैं ऐसे भाई। पकड़ते हैं, यूं पकड़ के चोर को ऐसे पकड़ा जाता है। चले, ये गर्दन से ऐसे पकड़े, यहाँ से पकड़े, पकड़ ले, पकड़ लिए, चलो ये पकड़ नहीं रहे भाई। इतना प्यारा डीपीओ नहीं हो सकता, डीपीओ को सख्त होना होता है। हाँ, डीपीओ को पकड़ के जो है ना वो जरा सही तरीके से ऐसे आपने मुस्कुराहट तो देख के चोर आपसे तालियां मारेंगे, आओ भाई खेलें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, सर इम्तियाज़ साहब ज़रा बताएं कि एक तो ये कि इनकी जो बीमारी है वो किस पर है और इलाज के क्या क्या मराहिल होते हैं? जी सर, ये थैलेसीमिया का पेशेंट है और अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, इसका आयरन अभी बढ़ा हुआ है, तो इसका आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो जैसे आयरन इसका नीचे आएगा, फेरेटिन लेवल नीचे आएगी, तो इसका ट्रांसप्लांट होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी इसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन जब कोई पैसे या कुछ होंगे तो इंशाल्लाह आगे इसका ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो फिर ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा जैसे दूसरे बच्चे। तो अभी इसको 10 दिन के बाद ब्लड लगता है और डेली इसको इंजेक्शन लग रहा है 10 घंटे इसके पेट में, तो बहुत तकलीफ दे मरहला होता है हमारे लिए भी इसके लिए। ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर के उसमें शुमार करते हैं? हाँ जी, उसमें तकरीबन रिलेटेड ही है ये, क्योंकि ब्लड जो है वो 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, जो लगा होता है 300 ml वो 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। अब मैं वो ऑप्शन सोच रही हूँ, इलाज के ऑप्शन ना, तो मुझे ख्याल आया कि शौकत खानम का क्यों नहीं आप लोग शौकत खानम में गए थे, वहाँ पे नहीं है ये ना, इसका थैलेसीमिया का बोन मैरो वहाँ नहीं करते। अच्छा। तो इसका शिफा इंटरनेशनल NIBD कराची से, और सबसे जो कामयाब है वो इंडिया से और इटली से है। सही, तो वहाँ से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। हाँ जी, और इस जो 100% सक्सेस है वो इटली और दुबई और इंडिया से है। अच्छा। ये पाकिस्तान में 70% है, 65% जो इनकी। सही। अच्छा, तो वो जो चोरी वाला वाकया हुआ था वो क्या था? वो घर की, वो हमने कुछ गाड़ी वगैरह थी बेची थी, तो फिर हमने पैसे इकट्ठे किए थे कि चलो इसका इलाज करवाने के लिए जो भी साथ साथ ट्रीटमेंट चलती रहेगी, तो आगे देखेंगे जब ट्रांसप्लांट होगा तो उसके लिए कोई ना कोई अरेंज करेंगे। तो वो घर पे इंसिडेंट हो गया, फिर मोबाइल शॉप है हमारे भाई की, वहाँ पे मैं उसके साथ काम करता हूँ, तो फिर उस शॉप पे भी इंसिडेंट हो गया, वहाँ पे भी चोरी होगी। तो फिर जब पुलिस वाले आए तो इसने देखा, तो इसने कहा कि मैं DPO बन के तो मैं जो है ना वो खुद पकड़ूंगा, आप तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। तो फिर अख्तर फ़ारूक साहब थे DPO साहब,
उन्होंने फिर इसको बुलाया अपने ऑफिस में, इसको डीपीओ बनाया। फिर जब नए अब डीपीओ आते हैं जो भी, तो इसको बुलाते हैं, एक दिन का इसको इजाज़ी डीपीओ बनाया जाता है, चेयर पे बिठाया जाता है, गुलदस्ता वगैरह दिया जाता है। अभी जी जी अभी रूटीन है ये 4 ईयर से, ये जो भी रोटेट होता है, जो नए डीपीओ आते हैं वो इसको बुलाते हैं और अपनी चेयर पे बिठाते हैं। लेकिन वो जो असल काम था डीपीओज का, वो चोरों को पकड़ना, उनका नहीं कुछ पता चल सका कि अभी वो एक अरेस्ट हुआ था, उससे कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी करवाई थी, तो अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी अल्लाह मालिक है, यही होता है, अल्लाह मालिक है, जी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ। जब आपको डीपीओ के तौर पर बुलाया जाता है और वहाँ पर कुर्सी वुर्सी पे बिठाते हैं, तो पूरे दिन फिर क्या करते हैं वहाँ पर आप डीपीओ ऑफिस में? बताएं हमें ज़रा, बताएं क्या होता है वहाँ पर? प्रोटोकॉल मिलता है, खुशी होती है। क्या मिलता है? प्रोटोकॉल मिलता है, प्रोटोकॉल। ये भाई प्रोटोकॉल मिलता है भाई, प्रोटोकॉल। अच्छा, खुशी होती है, खुशी होती है। हाँ। तो वहाँ के जो पुलिस वाले जो बाकी हैं वो आपसे क्या बातचीत करते हैं, क्या बातें करते हैं वो? ऐसे कुछ भी नहीं करते। हाँ, क्यों चाय शाय नहीं पूछते? चाय शाय कुछ चाय वाय पिलाते हैं? हाँ, चाय खिलाते क्या है? सबसे अच्छी चीज क्या ऑफिस में खाते हो? बताओ बताओ। समोसा जो भेज देते वो खा लेते। हाँ, जो भेज दे मैं खा लेते हैं। ये भाई कोई फरमाइशी पुलिस ऑफिसर नहीं है, हाँ, तो फरमाइश करें। आवाम की खिदमत वाला है, जो खिलाएंगे वो खा लेंगे। अच्छा ये बताएं, स्कूल वगैरह का जो है इनका, वो क्या सिलसिला है? अभी रिसेंटली भेजना शुरू किया है, अभी प्रेप क्लास में है। अच्छा। तो क्योंकि इसको बाज़ का ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, नाक से नक्सीर आनी शुरू हो जाती है, इस वजह से फिर इसको इंजेक्शन भी लगता है डेली। एक दिन छोड़ के फिर एक दिन लगवा लेते हैं, इसको एक दिन स्कूल भेज देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज। क्या उम्र क्या है जी? 10 साल। 10 साल की उम्र, ठीक है, सही। तो इनके जो इलाज हैं उसके मल अखराजात कितने हैं तकरीबन? 40 to 50 लाख इसका अच्छा खर्चा है। बोन मैरो वाला? बोन मैरो। ये पाकिस्तान में या बाहर? बाहर तो ज़्यादा है, वो तो तकरीबन 80 तक है। अच्छा, 80 लाख तक। और पाकिस्तान में इतना है 40 से 50। तो मुख्तलिफ NGOs वगैरह जो होती हैं उनसे आपने किसी से रब्ता किया? नहीं, हमने खुदारी में गुजारी पहले। तो जब कहते हैं कि पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर बंदा सर हाथ पाँव मारता है कि अब मेरा कोई। तो अभी कहाँ पर कहीं रब्ता हुआ आपका या नहीं हुआ? कोई भी नहीं, किसी से नहीं रब्ता हुआ। अच्छा। और ये जो रोजाना का मतलब आप कह रहे हैं ना, इंजेक्शन लगता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 10 दिन के बाद होती है, और इंजेक्शन ये रोजाना लगता है, वो तकरीबन 2000 रुपये का डेली का वो इंजेक्शन वगैरह का होता है। सही। ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है वो तकरीबन 2000-2500 का उसका भी हो जाता है, वो 10 दिन के बाद लगता है। तो वो तो सारा चीज़ें जो हैं, वो सारा सिलसिला जहाँ पर आप जाते होंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो कर लेते हैं या हम खुद सेल्फ पे करते हैं? अच्छा, सेल्फ पे जो चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो कि ये काम मुफ्त भी कर रहे होते हैं? हाँ जी, वो लाहौर में है, मुल्तान में है, लेकिन कभी उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और जितना अरसा सेहत कार्ड रहा उस पे? सेहत कार्ड पे नहीं, सेहत कार्ड पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट का ज़्यादा खर्चा है, तो मैं उनसे रब्ता की, वो कहते हैं ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी नहीं होती? ट्रांसफ्यूजन भी उस पर नहीं होती। सही। और इनका जो है टिकटॉक का अकाउंट भी बड़ा चल रहा है भाई, मैंने ये देखा है। हाँ जी, लिटिल DPO 1 इसका अकाउंट है। लिटिल DPO 1 कितने फॉलोअर हैं भाई? 1 मिलियन। 1 मिलियन फॉलोअर है? सही बताओ, 1 मिलियन बहुत होते हैं? पता है। तो वो 1 मिलियन पे सब 1 मिलियन कैसे हो गए? क्या किया मुझे भी बता दो, कुछ सिखा दो मुझे। मेरे तो 10,000 ही आपकी वायरल हुई थी, वो बताओ क्या वायरल हुआ था? ये मैं हूँ, ये मेरा बाबा है, ये मेरी दवाइयाँ। आप सब मेरे लिए दुआ करें और मेरा साथ दें, इंशाल्लाह मेरा जारी इलाज देगा, मैं भी जीना चाहता हूँ। अच्छा, ये वीडियो थी जो वायरल इस पे 14 मिलियन व्यूज आए थे इस वीडियो पे। ये हम सब जो हैं वो आपके साथ हैं, और आपका जो है वो कोशिश हमारी भरपूर है। रो क्यों रहे हो? रो रहे हो या आंखों से पानी निकल रहा है, या रो रहे हो? यार रोने की जरूरत तो नहीं, देखो ये नहीं करो। हाँ, DPO रुलाने वाला होता है, तुम रो रहे हो भाई, DPO से नहीं करो यार। एक मिनट, इस तरफ ऐसे रोने की बात नहीं करनी भाई। रो क्यों रहे हो यार, रो क्यों रहे हो? और सर आपने भी उसको हिम्मत देनी है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा और हम भी देखेंगे। रोना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हमारी भी वो ऐसा होता नहीं है, वैसे हमारे प्रोग्राम में रोना होने पे पाबंदी है, लेकिन हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ के लिए भी, आपके लिए भी। लोग भी पाकिस्तान के मौजूद हैं और लोगों में आपने देखा नहीं है कि मोहब्बत कितनी है अपने लोगों के लिए। अभी तो आपका एक प्रोग्राम यहाँ से होगा, आप देखिएगा कि लोग किस तरह सामने आते हैं। और क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? क्या टेंशन है कोई? अभी तो DPO बन, देखो बड़ी जिम्मेदारियां हैं तुम पे।
ये तो पूरे महकमे को तुमने चलाना है। तुम देख रहे हो ना, इतने सारे पुलिस वाले हैं हमारे मुल्क में, तुम्हें उसमें सबसे बेहतर पुलिस वाला बनना है और जाकर काम करने हैं सबको। और वो जो बड़ा वाला इलाज है ना, वो हो जाएगा जब इंशाल्लाह, तो फिर ये सुइयों की ये दर्द तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। वो मैंने एक दफ़ा ऑपरेशन होगा, पता भी नहीं चलेगा, बेहोश करके करेंगे। मेरा भी हुआ था, एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, वो पाँव का हुआ था, लेकिन हुआ था, बेहोश मुझे कर दिया। फिर मुझे उसके बाद पता नहीं चला कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, इंशाल्लाह खैरियत से वो ऑपरेशन हो जाएगा और फिर ये रोज़ाना की सुइयाँ और तकलीफ़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं होंगी। सही बात है। सही है, अब रोना नहीं है। हाँ बस बिल्कुल। और तुमसे हम इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान सब देख रहे हैं, वो देखो कैमरा लगाया हुआ है हमने, उससे पूरा पाकिस्तान तुम्हें देख रहा है, सब देख रहे हैं और सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। इस प्लेयर को मिलना चाहते हैं। क्या क्रिकेट खेलते हो, क्या करते हो, क्या खेलते हो? कुछ क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, तो जब तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम्हारा सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी, वो तो बड़े ज़बरदस्त खतरनाक बॉलर है वो तो। हाँ। मैं भी इसकी जैसी बॉलिंग करता हूँ। ना करो, क्या बात कर रहे हो? पुलिस में जाने का शौक है, क्रिकेटर बनने का शौक नहीं है? दोनों भी वैसे बन सकते हो हल्का फुल्का। हाँ, शहनशाह अफरीदी को भी तो वो उन्होंने एजाजी पुलिस बनाया है ना। नसीम शाह तो बाबर आजम में फेवरेट प्लेयर और रिजवान। बाबर आजम और रिजवान लाहौर कलंदर टीम की बैट साइन हुआ दिया है। अच्छा, लाहौर कलंदर का बैट भी दिया है इनको। वाह, और क्या जबरदस्त। तो वो बैट लेकर आते ना, तुम बैट क्यों नहीं लाए? चलो, आज तो ODPO के उसमें आया ना। अच्छा, ठीक। स्टिक वगैरह लेके आया, जब क्रिकेटर के उसमें आएगा तो फिर वो बैट शैट लेके अच्छा, ये एक मिनट, इसको साइड पे करो, ये लग रही है मुझे अभी से तुमने जो है ना वो स्टिक मारना शुरू कर दी है। अच्छा, ये बताओ कि बाबर आजम तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है, बैट्समैन? जी। और रिजवान? वो भी मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो उनसे कोई तुम्हारी मुलाकात, कोई बातचीत कभी कोई हुई है? नहीं हुई है? तो हो जाएगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगी भाई? बाबर आजम भी जो है वो देख रहे होंगे आजकल, तो वैसे ही वो ज़रा रेस्टिंग उसमें है। अफगानिस्तान गई हुई हमारी टीम क्रिकेट खेलने के लिए, तो बाबर आजम और रिजवान भाई जो हैं वो दोनों तो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है, रेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे आप कह दें कैमरे में देख कर कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। मैं शहनशाह से मिलना चाहता हूँ और बाबर आजम रिजवान से मिलना चाहता हूँ। तो मिल के क्या बात करेंगे उनसे? मैं उनको कहूँगा मेरा जल्द इलाज हो जाए, मैं भी जीना चाहता हूँ। जीना तो चाहते हो और इलाज भी होगा, ये तो ठीक है। क्रिकेट की क्या बातें करोगे? क्रिकेट की मैं कहूँगा मैं भी आपके जैसा प्लेयर बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन आंसू के बगैर कहना है ये बात, हंसते हुए। ठीक है। बाबर आजम को कह दो, बाबर आजम मैं तुम्हें बॉलिंग कराऊंगा, बोल्ड कर दूंगा तुम्हें। कहो बाबर आजम मैं तुम्हें बॉलिंग करवाऊंगा, बोल्ड कर दूंगा। ये रिजवान से भी कह दो, ये डंडा हाथ में लेके कह दो, तो कहो रिजवान तुम्हें भी मैं बॉलिंग कराऊंगा रिजवान अंकल, और बोल्ड कर दूंगा। बोल दो, टेंशन ना लो। रिजवान मैं भी आपको बॉल करवाऊंगा और बोल्ड कर दूंगा शहनशाह की तरह। फिर रोना नहीं है, ये भी कह दो। फिर रोना नहीं है। हाँ बस ठीक है, तो तुमने भी नहीं रोना है, ठीक है? सादुल हसन, तुम बहादुर लड़के हो, तुम रोने वाले नहीं हो। हाँ इंशाल्लाह सब खैर होगी। ठीक है इम्तियाज़ साहब, इंशाल्लाह सब खैर होगी। हमारा प्रोग्राम दो लोग देख रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारा भलाई का मामला होगा। हमारी दुआएं भी हैं और नेक तमन्नाएं भी हैं आपके साथ भी और साथ के साथ भी। कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया। मैं आपका और आपकी पूरी 92 टीम न्यूज़ टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बुलाया और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से इसका इलाज होगा और ये भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला की बरकतें हैं और सब लोग समेटना भी चाहते हैं और हर कोई इसमें आगे आएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सादुल हसन साहब, DPO साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। हाँ हाथ मिलाएंगे तो आप फ्री हो रहे हैं DPO साहब। आप DPO साहब खुद हाथ मिलाएंगे तो फिर हम हाथ मिलाते हैं। DPO साहब उस कैमरे में कहना है कि अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। शाबाश, जबरदस्त। एक्टिंग की तरफ भी जा सकते हो। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम मुताला करते हैं तो छोटे छोटे वाक़यात में इतने बड़े बड़े सबक और इस तरह ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि अगर हम इस रमज़ान वो ये अहद कर लें ना सिर्फ कि हम उनकी सीरत को पढ़ कर उसमें से कुछ बातें अपनी ज़िंदगी पर लागू करने की कोशिश कर लें, कुछ बातें अपना लें, यकीन मानिए ये ज़िंदगी हमारी सबसे बेहतरीन हो जाएगी, यकीन मानिए आप। और आज जो वाक़या जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो वाक़या है जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। जब भी आप हुर्मत अल्लाह ताला की या अल्लाह ताला की हुर्मत की कोई ऐसी बात देखते थे, बेहुरमती देखते थे, तो उसके हवाले से ज़रूर बात करते थे। जब भी उन्होंने कोई इंतकाम लिया या कोई बदला या कोई ज़ाहिर है वो तो वाक़या है ना कि पत्थर इतने पड़े के जूते जो है वो खून आलूद हो गए थे। बिल्कुल, लेकिन वो और उधर बड़ा मौका था, उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं तो बस अभी इनका खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल, पहाड़ों को उन पर उलट दिया जाए, दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ वालों को ख़त्म कर दिया जाए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और गए किस काम के लिए थे? अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की, दीन की दावत के लिए। तो जब वहाँ पहुँचते हैं और लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया वो तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है। बच्चे उनके पीछे लगा दिए गए, पत्थर मारे गए, इतना खून निकला कि उनका जूता खून से भर गया। और फिर जो पहाड़ों के जो फरिश्ते थे उन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर आप कहें तो हम इजाज़त दें, अगर आप हमें, तो हम इन पहाड़ों के इनको इस कौम पर उलट दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि ये लोग हलाक हो जाए, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों में ऐसे बंदे पैदा करेगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। बिल्कुल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात अक़दस की बात करें तो वो इस किस्म के हमें लाखों सैकड़ों मतलब जिसको हम कहेंगे कि असबाक मिलते हैं। और फिर उनके साथ जो रहने वाले लोग थे, साथी उनके, उन्होंने भी इसी चीज़ का मुजाहिरा किया और बार बार किया। उनके दोस्त करीबी जो उनके साथी थे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का वाक़या बड़ा मशहूर है कि वो बिल्कुल बस उसको मारने लगे थे और उसने जो है उनके चेहरा मुबारक पर जो है वो थूक दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि अब पहले तो मैं तुमसे अल्लाह और उसके दीन के ऊपर लड़ रहा था, अब तुमने मेरी ज़ात को दरमियान में तुम ले आए हो, तो अब मैंने अगर तुम्हें हलाक किया तो ये ऐसा होगा कि जैसे मैंने तुमसे अपना बदला निकाला। यही बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत जो है कि और उनको तो बहुत तरबियत में थे हुज़ूर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। तो जो खसलत, जो खासियत, जो चीज़ आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में पाएंगे वो आगे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़ात में उन्होंने सिखाकर, वो जिसको कहते हैं ना कि वो एक ट्रांसफ़र की, तो वो उनकी ही ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देख ले, ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें बड़ा दिलगुर्दा चाहिए होता है इसको करने के लिए। कितने वाक़यात हम पढ़ते हैं कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाना काबा में जब वो मौजूद होते थे तो उनके ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं किए गए, किस किस तरीके से उनके ऊपर क्या क्या गलाजत नहीं फेंकी गई, और उसका भी उन्होंने कभी अपने लिए कभी कोई बदला नहीं। और अच्छा ये देखें कि जिस शहर से बहुत मोहब्बत और एक ऐसा रिश्ता कि बिल्कुल दिल का रिश्ता, उस शहर को छोड़ना पड़ गया तो वो भी क्या गुजरी होगी। हम अपना घर छोड़ते हुए क्या महसूस करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। हम कहते हैं भाई आबाई घर है, दादा पैदा हम यहाँ पे हुए, वो सब सिलसिला होता है, तो नॉस्टैल्जिक एक वैल्यू उसकी होती है, इमोशनल वैल्यू होती है। तो उन्होंने छोड़ा जब वो शहर को, और वो उस पर भी बड़ा अफसोस तो था, लेकिन ये नहीं था कि मैं बदला ले लूँ या मैं नहीं। उन्होंने हर चीज़ को सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त करके ये उन्होंने हमारे लिए लेसन्स छोड़े। लेकिन जहाँ पर अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज करने की बात होती थी वहाँ पर उनसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा हमें कहीं मिल नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें इस रमज़ान, और उसमें से जो सबक हमें मिले उन्हें अपनी ज़िंदगी पर लागू करने की और उन्हें अपनाने की कोशिश करें। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ख़ास शख्सियत को दावत दी है और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ जहतों में काम किया है। वैसे तो इनका ताल्लुक़ सियासी जो है वो सरगर्मियों से ज़्यादा रहा है, लेकिन अदाकारी से भी इनका ताल्लुक़ रहा। इन्होंने किताबें भी लिखी और ख़वातीन के हवाले से जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से जो है वो मौजूद है। रेडियो इन्होंने किया, एक मतलब हम जहद शख्सियत जिन्हें हम कहें तो गलत ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी मेहताब राशिदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, जब हम आपका प्रोफाइल नहीं आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है? थोड़ी सी देर से आएगी। ओके जी मेहताब साहिबा, आपको हमारी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? जी सही। अच्छा, अब जब हम आपके प्रोफाइल की बात करते हैं तो जब हम आपका प्रोफाइल पढ़ते हैं तो उसके अंदर सियासत भी आ जाती है, उसके अंदर लिखना लिखाना भी आ जाता है, उसके अंदर मीडिया भी आ जाता है, मेज़बानी भी आ जाती है। मतलब ये भी कि 1988 के जो नताइज थे इंतखाबात के, वो आपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ जो है वो टीवी पर बैठ कर बताए। तो मुख्तलिफ ऐसी लेयर्स हैं, लेयर के ऊपर लेयर आपकी पर्सनैलिटी की। तो जब हम आपसे अगर पूछें कि इन तमाम तजर्बों की रोशनी में एक वो पाकिस्तान जिसका तसव्वुर 1940 में पेश किया गया था और एक आज का पाकिस्तान, हम कहाँ थे, कहाँ जाना चाहते थे और कहाँ खड़े हुए हैं? उवैस, जब ये सवाल कोई भी किसी से आज करे और ख़ास तौर पर मुझसे करे, जो वो पूरी नस्ल पाकिस्तान का नाम सुन के और लेके बड़ी हुई है, मैं तो पैदा ही उस दिन हुई हूँ जिस दिन पाकिस्तान बना। तो उसमें आप ये देखिए कि मैंने एक आज़ाद मुल्क में आँख खोली और उसमें मैंने सांस ली। अब इतने सालों के बाद ये आपको मैं सच बता रही हूँ कि ये पहली दफ़ा है जो मेरे ऊपर एक अजीब तरह की मायूसी आ गई है। मैं कभी मायूस होने वाली नहीं। ज़िंदगी के और अपने मुल्क के हालात के हर कठिन मुश्किल मरहले में हम बहुत हिम्मत से खड़े रहे, मेरी नस्ल खड़ी रही, क्योंकि हमने एक ऐसे मुल्क का हमें तसव्वुर मिला था, दिया गया था, बताया गया था, जिसमें हम आज़ादी से रह सकते थे, हम एक दूसरे का दुख बांट सकते थे, हम मज़हब की बंदिशों से इस तरह से अलग रह के सोचते थे, क्योंकि जब अल्लाह ने ये कह दिया कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, लेकिन हमने ये देखा कि हम फ़िरक़ों में बट गए। वो भी एक हकीकत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि 72 फ़िरक़ों में बट जाएंगे, बट गए। लेकिन जो कुरान का एक मफ़हूम है और फ़लसफ़ा है और तालीम है कि आपको एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो तमाम चीज़ें अपने अंदर डालनी होंगी जो आपको इन दुनियावी लालचों से, तकलीफ़ों से और एक दूसरे के दुश्मनियों से दूर रखे। तो मुझे ये लगा है कि इतने सालों में बजाय इसके कि हम उस तसव्वुर को पकड़ के और मुल्क की सलामती की और तरक्की की बात करके आगे बढ़ते, हम तकसीम दर तकसीम होते चले गए हैं। सियासत और जमहूरियत का नाम बहुत, सियासत तो खैर सियासत होती है, पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स, लेकिन हम जमहूरियत का जो राग अलापते रहे हैं कि हम जमहूरियत और जमहूरियत और जमहूरियत, और जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें बंदों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। तो वो जो गिनती में ज़्यादा लोग हैं उनकी फ़िक्र किसको है? आज मुझे इस चीज़ का गिला है कि जब बात करते हैं हम बैठ के चैनल्स पे, डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें मुझे वो लोग कहीं दिखाई सुनाई नहीं देते, उनका ज़िक्र नहीं होता जो इस वक्त हमारी इक़्तिसादी हालात की वजह से इंतहाई तकलीफ़ों में हैं। बेरोज़गारी है, बदअमनी है,
नौजवान हमारा एक उसको सिमत नहीं मिल रही, वो कहाँ जाए, उसकी रहबरी करने वाला कोई नहीं है, उसका हाथ पकड़ के किसी मंजिल पे पहुंचाने वाला कोई नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं कि हम आज यहाँ से अच्छा, अब ये महताब साहबा, ये आपने बड़ी अहम बात की आपने, मुझे हमारे नौजवान के पास कोई वो कहते हैं ना रोल मॉडल या कोई हाथ पकड़ कर आगे ले जाने वाला नहीं है उनको। तो क्या हम ये कह रहे हैं ये कि हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्योंकि वो जो बुजुर्ग होते हैं, जो तजर्बेकार होते हैं, उन्होंने ही नौजवानों को आगे बढ़ाना होता है, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाना होता है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं हूँ ना, अभी मैं इस मंजिल पे हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को ये ना बताऊं कि सच क्या है, गलत क्या है, सही के साथ खड़ा होना है या वक्ती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी को भी धक्का दे दो, मैंने अपना वक्त पूरा कर लिया तो मैं अपनी जगह खाली करूं किसी के लिए और कि मुझसे ज़्यादा कोई बात सलाहियत यहाँ बैठ जाए, हम में वो कुशादा दिली नहीं रही, हम में वो बर्दाश्त नहीं रही, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र और नौजवानों की और मुस्तक़बिल की फ़िक्र नहीं रही। तो जब ये चीज़ें आप अपने आप को थोड़ा सा आप तज्ज़िया तो करें, हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, अपना रहन सहन देखें। एक अभी तो मैं कल ये सोच रही थी कि हमारे पास एक जो मुतवस्सित तबका होता था वो ख़त्म हो गया। अब या तो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है, और मुतवस्सित तबका कहीं गायब है। वो किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाए, वो ज़िंदा रहने की फ़िक्र करे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र करे। पढ़ाई का ये आलम है कि वो जो हम लोग जो हैं, हमें ये भरोसा नहीं कि सरकारी स्कूल सही, अच्छी और मयारी तालीम देंगे। खोले बेशुमार स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन क्या वहाँ का उस्ताद जो है वो मेरिट पे भर्ती होता है? माफ़ कीजिएगा, क्या उसको मेरिट पे लिया जाता है या ये कहा जाता है ये मेरी पार्टी, ये उसकी पार्टी, उसको हटा दो, इसको रख दो? वो अगर जाहिल है तो जाहिल झूठी डिग्री लेके आएगा तो कबूल है, लेकिन वो चूंकि मेरे हल्के का है। और बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ये आपकी बात सही है कि सियासतदान आजकल उस तरह से नहीं चीज़ों को देख रहे जिस तरह से कि देखनी चाहिए, जितने हम क्राइसिस में हैं। लेकिन अगर बस बहैसियत एक खातून की बात करें, आपने उस वक्त की सियासत की है और अब आज अगर आपको कोई कहे कि आप अमली सियासत में कदम रखें और कोई सियासी जमात सेलेक्ट करें, और आप कोई भी हो, बेशक उसमें कोई भी हो, आपसे पूछूंगी नहीं मैं कि कौन सी वाली करना चाहेंगी, लेकिन कोई भी सियासी जमात आपको बहुत परसू करे और वो कहें कि आप आएँ और हमें ज्वाइन करें, तो आप आज की सियासत करेंगी, प्रेफर करेंगी कि आज के दौर में आप सियासत करें जहां इतनी इल्ज़ाम तराशियां और गुस्सा और अदम बर्दाश्त और एक तरह से बहुत ही बदतमीज़ी का आलम है? मैं पार्लियामेंटेरियन तो रही हूँ और फंक्शनल मुस्लिम लीग से रही हूँ, लेकिन अब उनसे ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने शायद मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं असेंबली में। तो अब वो जब मैं 5 साल सिंध असेंबली में रही तो मैंने सिर्फ अपनी पार्टी की सियासत नहीं की थी, मैं सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। और उसमें जो आदमी जिसका रोल बनता है, हुकूमत है, तो उसको बताती थी कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर 15 से ज़्यादा साल हो गए पीपल्स पार्टी ही बैठी है सिंध में, उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, मेरे ऊपर हूटिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी को बिला वजह नाम लेके तकलीफ़ नहीं देती थी, बेइज्जती नहीं करती थी। हमें ये बताया गया है कि बात करने का एक सलीक़ा करीदा होता है, आप गालम गलोच और इस इल्ज़ाम तराशी के अलावा भी अपनी बात कर सकते हैं। तो हमने अब ये देखा है कि हम में से बर्दाश्त ख़त्म है, तहज़ीब ख़त्म है, एक दूसरे का एहतराम ख़त्म है, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म है। ख़वातीन को हमने अंग्रेज़ों से सीखा लेडीज़ फ़र्स्ट, वो अब लेडीज़ फ़र्स्ट को धक्का देते हैं कि ये उठो निकलो गिरो जाके नीचे बस से। तो ये कहाँ से ये चीज़ आ गई, अदम बर्दाश्त कहाँ से आ गई? हमारे माशरे की जो अक़दार थी, वैल्यूज़ थी, वो कहाँ चली गई? स्कूल क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों से बड़े बेखबर क्यों हो गए हैं? तो ये कौन सी चीज़ें हैं और हम अपने माशरे को और सियासत को किस सिमत ले जाएं? मुझसे पूछिए कि सियासत करनी है तो मैं कहूँगी क्यों नहीं करनी, हम उसको राइट ऑफ क्यों करें? लेकिन बात यह है कि सियासत जा किस तरफ रही है? क्या वो लोगों की बात कर रही है?
मैं तो लोगों की बात करूंगी, मैं तो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बात करूंगी। अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं तो शायद मैं भी एक वक्त खाना ख़त्म करके कहूँ कि शायद किसी और को मैं पहुँचा दूँ। लेकिन हमारे पास जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े ओहदे हैं, जो हुक्मरान कहलाते हैं, मुझे नहीं पता कि वह रात को कैसे सो सकते होंगे, उनको नींद कैसे आ सकती होगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो कैसे सो सकता है? मेरा बच्चा बीमार हो, मुझे नींद आएगी? मेरे बच्चे तड़प रहे हों, लेकिन मेहताब साहब, आपने भी कम जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, आपने भी हर किस्म की जिम्मेदारी निभाई है इस मुल्क में। ये बताएं कि आपको कौन सी चीज़ करके दिली सुकून सबसे ज़्यादा मिला? क्या टीवी पे कंपेयरिंग करके ज़्यादा मज़ा आया, कम्युनिकेशन या मीडिया, या फिर जो सियासत है उसकी तरफ, या रेडियो का जो था वो, क्या चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन? किताब लिखना? आपने एक चीज़ जो बिल्कुल भुला दी, वो ये कि मैं बुनियादी तौर पर एक टीचर रही हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद उस्ताद बनना था। बिल्कुल पढ़ाया मैंने, स्कूल में पढ़ाया, सेंट मैरीज कॉन्वेंट, जी मैंने सेंट मैरीज में पढ़ाया, छोटे बच्चों को पढ़ाया, और मैंने फिर मास्टर्स किया तो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली तो मैं बाहर पढ़ने चली गई अमेरिका। वहाँ से मुझे बहुत कहा गया कि रह जाओ, पाकिस्तानी कहते हैं ना तुमको बहुत जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो मैं कहती थी ग्रीन कार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे दिल को तो तसल्ली नहीं होगी ना, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। मुझे अपने मुल्क में जाना है, अपने लोगों के लिए पढ़ाना, अगर पढ़ाना है, काम करना है तो मैं अपने मुल्क में जाके करूँ, क्योंकि वही मेरी शनाख्त है, उसी ने मुझे इस मंजिल पे पहुँचाया है, तो मुझे तो वहाँ जाना है। तो वो कल भी मैं वही थी, आज भी मैं वही हूँ, और आज भी मुझे कोई कहे कि पढ़ाओ तो मैं इतनी खुशी से जाके पढ़ाऊँगी, लेक्चर दूँगी। और ये सबसे अच्छा रोल जो मुझे मिला। दूसरा एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वो आप में एक फितरी और कुदरती सलाहियत होती है कि आप चीज़ों को परखें और बताएं कि इसको किस तरह से मैनेज करना है, अ सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं डायरेक्टर अपने पहले तो यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट की पहली खातून थी जो चेयरपर्सन बनी, सिंधोलॉजी की डायरेक्टर पहली खातून थी जो मैं बनी। ब्यूरोक्रेसी में जब मेरी खिदमत यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने ली तो मैं पहली खातून थी जिसको सेक्रेटरी रखा गया सेक्रेटेरिएट में। मैंने बहुत सारे ओहदों पे काम किया, मतलब डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, विमेन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, तो इस तरह के तमाम शोबों में। और जिसको कभी कभी ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं खुड्डे लाइन, यानी जिसमें पैसा नहीं होता, तो वो लोग नहीं जाना पसंद करते। वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि उसमें काम करने की गुंजाइश बहुत होती है, काम करने की गुंजाइश होती है। आप औरतों के नज़दीक जाते हो, उनकी तकलीफ़ें मालूम करते हो, आप बच्चों को जाते हो, उनकी बात मत समझते हो, स्कूलों में किस चीज़ की कमी है उसको आप पहचानते हो। तो ये तमाम शोबे मैं उनमें से गुजरी हूँ, मैंने उनको देखा है, नज़दीक से देखा है, और जहाँ जहाँ मेरा बस चला मैंने अपने सलाहियतों के मुताबिक या जो मौक़े मिले मैंने अपना रोल अदा किया। और मैं मुतमईन हूँ क्योंकि जहाँ जितना अरसा में गुजार के आई उन लोगों तो सिर्फ आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, काम करने वालों से आज भी मेरा इतने सारे काम करने के बाद और पाकिस्तान को एक तरीके से यू हैव लिव्ड पाकिस्तान, तो वो आपने करने के बाद आज कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिस पर हमें मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो सर्व करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इस चीज़ को बेहतर कर दिया जाए? वो एक चीज़ कौन सी हो सकती है ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके? जनाब वाला, आपको सबसे पहले तो अपने मुल्क की सलामती, आपका जुडिशल सिस्टम, आपकी इक्तिसादियात और आपकी हुक्मरानी जिसमें विरासत आ गई है, मौरूसियत आ गई है, ये ख़ानदान, वो अब्बा तो फिर वो बेटा, तो वो बेटी तो फिर उसका बेटा, क्यों मगर उन्हीं जमातों में एक से एक समझदार बंदा बैठा होता है, एक से एक बेहतर सोच वाला बैठा होता है। तो क्या जमहूरियत का ये तकाजा नहीं है कि आप मौरूसियत को ज़रा इस तरफ रखिए और उनको आगे बढ़ाएं, मुख्तलिफ सलाहियतों के लोग लेकर आएँ, मुख्तलिफ सोच के लोग लेकर आएँ, ख़ानदानों को ज़िंदा मत करें, कौम को ज़िंदा करें।
उनकी सलाहियतों को उभारें, नौजवानों के लिए जगह खाली करते जाएं, तरबियत देते जाएं। आपका मुस्तकबिल, मैं हमेशा कहती हूँ ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान की औरत और पाकिस्तान का नौजवान है। अल्लाह सबको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। राशिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये वो लोग हैं कि जिनसे हमें सीखने की जरूरत है। टू द पॉइंट वही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं जो कि प्रेसिंग इश्यूज हैं इस वक्त। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मेहताब राशिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं कुछ ज़रा तालीम के हवाले से, और तालीम भी वो जो कि इंसान के दुखों का मदावा करने वाली तालीम है, डॉक्टर्स वाली तालीम। और वो जो डॉक्टर्स वाली तालीम है उसके हवाले से एक इदारा है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, CPSP। और ये CPSP क्या करता है, किस तरीके से पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं उनकी अफादियत को इसमें बढ़ाया जाता है, और कैसे जो है वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए बेहतर जो यूँ कहिए कि जो सहूलियात हैं और बेहतर जो डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफ़ी साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं CPSP के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमने अक्सर सुना है कि PMDC तो रहती है खबरों में, CPSP इतना खबरों में नहीं रहता, हालांकि काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है। तो CPSP के बारे में जरा नाजरीन को भी बताएं कि ये इदारा क्यों इस मुल्क में ज़रूरी था। जी हमारी तरफ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजे करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक तो 92 का, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया और आपने ये अच्छी बात पूछी। बेसिकली अगर खबरों में जो चीज़ ना आए तो वो भी अच्छी होती है, नहीं होती है, और अगर आए तो अच्छी तरह से आए वो भी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो मैं अपने दायरे के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1962 में PMDC भी बना था और CPSP भी बना था इकट्ठे, और तीसरा PMRC के इदारा था, पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल, जिसका कभी आपने शायद नाम भी ना सुना हो। तो वो तीनों इदारे रिसर्च का कहाँ हमारे मुल्क में इतना रिवाज है सर? वो उन्हीं से पूछिएगा ना, मैं तो बताऊँ कि मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, सही बिल्कुल, ताकि हमारे अवाम उन्नास के लिए, यंग जनरेशन के लिए और डॉक्टर्स के लिए और बाकी अवाम उन्नास के पास ये तीनों इदारे इकट्ठे बने थे। तो मैं किसी और इदारे के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपना कहूँगा कि ये एक डेमोक्रेटिक बेसिस पे, जमहूरियत की बेसिस पे बनाया गया इदारा 62 में, और हर 4 साल बाद इसकी इलेक्शन होती हैं। और ये इसमें जो फेलोज मेंबर वोटिंग वो करते हैं जो इसके फेलोज होते हैं, जिनको FCPS की डिग्री मिल चुकी होती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 33,000 प्लस हमारे फेलोज हैं जो इसके वोट करते हैं। 4 साल इलेक्शन के बाद। एक बात, इसके तकरीबन 15,000 मेंबर्स हैं। एक दो डिग्री हम देते हैं, एक फेलोशिप और एक मेंबर्स। तो मेंबर्स भी 15,000 हैं और 35,000 से ज़्यादा फेलोज हैं। सही। और इस वक्त 33,000 PGTs हैं, होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज। अच्छा। जो इस वक्त पाकिस्तान में सारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर चला रहे हैं, पेशावर से लेकर कराची तक, कोटा से लेकर गिलगित तक, और फौज के अस्पतालों में भी, उनको ट्रेनीज कहते हैं, जो कि FCPS की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ उसकी होती है ड्यूरेशन की। कोई 4 साल की है, कोई 2 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 7 साल की है। वो ट्रेनिंग लेते हैं। वो सारे अस्पतालों में काम करते हैं, जिनको आप जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बैकबोन ऑफ द हेल्थ स्ट्रक्चर वो होती है। तो वो हमारा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे उसके ऊपर उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं जो उसातिज़ा होते हैं। वो हमारे 6,500 उसातिज़ा हैं हमारे कॉलेज के, और नंबर बता दिए। ठीक है, सही है। अब नंबर्स के बाद इनके रोल पर आते हैं कि बुनियादी तौर पर ये इदारा हमारे डॉक्टर्स को कैसे सर्टिफाई करता है। जी, ये देखें, ये इदारा जो है ना, इसका बेसिक मकसद ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम को मॉनिटर करे। सही, ठीक है। मॉनिटर से मुराद है कि उनको चेक करे कि तालीम किस तरह दी जा रही है। अच्छा। अब हमारे 460 मुख्तलिफ अस्पताल हैं, 460, जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और कुछ बैरून मुल्क में हैं, जिनको हमारे इदारे ने रिकग्नाइज किया हुआ है कि वहाँ ट्रेनिंग ये चल सकती है। ठीक है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक भी हैं, पब्लिक भी है, फौज के भी हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, तीनों इदारे मतलब हो गए। अच्छा, हुकूमत के भी उसको पब्लिक कहते हैं। जी। प्राइवेट होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे आपका शिफा इंटरनेशनल है, शौक खान, और फौज के अस्पताल।
इन सब में हमारी ट्रेनिंग चली, तो हमने उनको एक तो उन ट्रेनिंग को मॉनिटर करना होता है। उसके बाद फिर हम इम्तिहानात लेते हैं, तो इम्तिहान कंडक्ट करना भी हमारा है। फिर इसके दरमियान ट्रेनिंग के दौरान हम वर्कशॉप्स को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर इम्तिहान करा के उनको डिग्री देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। सही। और डिग्री के बाद एक हम ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं उस तालीम के बारे में, उन्हें तालीम कहानी होती है, ताकि मुख्तलिफ नौकरियाँ जब वो करते हैं तो उनको उसमें पेश करके उनको जॉब मिलती है। एक डॉक्टर जो कि किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से या मेडिकल कॉलेज से MBBS करता है और एक डॉक्टर जिसके पास ये CPSP की सर्टिफिकेशन होती है, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए वो एक अंडर ग्रेजुएट होता है। हाँ, MBBS वाला जो होता है। MBBS के बाद हमारा एक इम्तिहान पार्ट 1 का होता है। बिल्कुल, पार्ट 1 FCPS हम लेते हैं, और उसमें आप देखें कि इतना वो टाइट है कि तकरीबन 20 से 25% उसके लोग सिर्फ पास होते हैं, उससे ज़्यादा पास नहीं होते। मैं खुद कहा करता हूँ कि मैं 5वीं दफ़ा इम्तिहान के पास हुआ था, माशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब इसका कोई इतना मतलब, तो ये फेयर एंड ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि इस पे अभी तक किसी ने हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सका। और ये पाकिस्तान की, यानी कि FCPS कंडक्ट कराने वाला इदारा जो है वो ये है CPSP। बिल्कुल। और इदारे के बाद इम्तिहान के बाद फिर इनको डिग्री देना, फिर ट्रेनिंग मॉनिटर करना, ये सारे काम हमारे ज़िम्मे में आते हैं। और जो लोग बाहर जाते हैं स्पेशलाइजेशंस के लिए, ये प्लैब वगैरह देने जाते हैं और वो सब, तो वो फिर वो किस एम्बिट में आता है? प्लैब का तो ताल्लुक है इंग्लैंड के इम्तिहान के साथ ना। आप एक और मैं खुशखबरी बता दूं कि हमारे जो फेलोज हैं या जो हमारे तालिब इल्म PG ट्रेनीज जिन्होंने 2 साल कर लिए होते हैं, वो जब इंग्लैंड जाते हैं तो उनको प्लैब एग्जामिशन करा दी। ये हमारे कॉलेज की बहुत बड़ी, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी इज्जत की खुशखबरी हमारी ये है कि हमने पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली भी इतना हमने कर दिया है कि इस वक्त सऊदी अरब में हमारे फेलोज जब जाते हैं तो उनको जिस दिन FCPS किया होता है उनको स्पेशलिस्ट की नौकरी मिल जाती है। अच्छा। जिसके 18,500 से 21,000 रियाल पर मंथ वहाँ पर सैलरी होती है। और जब 2 साल के बाद जाते हैं FCPS करने के 2 साल बाद, तो उनको कंसल्टेंट की नौकरी मिलती है। अच्छा। और उनकी जो PMDC है उसको कहते हैं सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी, वो कैटेगराइज करती है डिग्रीज। हमारी डिग्री को उन्होंने अमेरिकन और इंग्लैंड डिग्रीज के बराबर कैटेगराइज किया हुआ है, जो CPSP जो इशू करता है। अपनी तो A में रखी हुई, उनका सऊदी बोर्ड है। B कैटेगरी में ये है कि जिसको 2 साल हो जाते हैं FCPS किए हुए, वो उसको वहाँ कंसल्टेंट जॉब मिल जाती है। अच्छा। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पर इतना प्रेशर, इतने डॉक्टर्स वहाँ उनको ज़रूरत है कि अगले 6 महीने आप देखिएगा कि आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाते नजर आएंगे। तो ठीक है, हम भी प्रोड्यूस करते रहेंगे वो। और हमें ये हमारा कॉलेज पाकिस्तान की मईशत जहाँ तक भी पहुँच चुकी है, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इसमें CPS भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ जाके रियाल या दिरहम वगैरह में कमा रहे हैं, या इंग्लैंड में जाते हैं या आयरलैंड में जाते हैं, वो सारे पैसे यहाँ भेजते हैं। सही है, वहाँ वाले तो रियाल और दिरहम कमा रहे हैं या पाउंडों में। पाकिस्तान वाले जो डॉक्टर्स हैं वो, उनकी भी अक्सर हम सुनते हैं कभी तनख्वाह कम है, हालांकि तनख्वाह कई जगहों पर बड़ी अच्छी भी है। जो खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके हैं, जो जिनका कहते हैं कि भाई जो हार्ड एरिया जाएगा तो उसकी तनख्वाह तो अच्छी खासी ज्यादा है। तो आप लोगों का कितना है तनख्वाह में इन्वॉल्वमेंट? इसको मैं बड़ी अच्छी बात बता दूं। एक तो मैं स्पेशली ना, क्योंकि हमारा राब्ता हर सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट से होता है, मैं स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा मशहूर हूँ। उनके जो हमारे ट्रेनीज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको बड़ी अच्छी एक दे रहे हैं, 1 लाख प्लस दे रहे हैं। अच्छा। और अब वो बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। गुड। KP के वाले भी 1 लाख प्लस देते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट भी 1 प्लस देती है। अब सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है ना काफ़ी अच्छे कर दिए हैं, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अच्छे उनको दे रही है। ओके। लेकिन हमारे जो तालिब इल्म कुछ और अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जिस तरह आर्मी के अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें हमारे कॉलेज का बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है कि वही चीज़ दी जाए तनख्वाह जो फेडरल गवर्नमेंट जो हुकूमत देती है। तो हुकूमत का तो मैं मशकूर हूँ कि वो हमारे लड़कों को, बच्चों को लुक आफ्टर कर रही है। और KP के गवर्नमेंट तो उनको वर्कशॉप करने के भी एक्स्ट्रा पैसे देती है। हाँ, अच्छा जी बिल्कुल। तो ये इसमें इंशाल्लाह। आपका ताल्लुक इदारे से कितना पुराना है? मैं तो मुझे तो 87 में FCPS किया था, ठीक है, लेकिन इदारे में इलेक्ट होकर पहली दफा मैं 2007 में आया था। अच्छा। अब इस इलेक्शन में 15 साल तकरीबन 16 साल हो गए। और अब मैं 5वीं दफा इलेक्ट होकर आया हूँ। अरे वाह। और इस वक्त मेरी पूरे पाकिस्तान में सबसे मैक्सिमम वोट्स आए हैं। माशाल्लाह। मैं अपने फेलोज का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उनको अभी तक मेरे में कॉन्फिडेंस है। सही है, कॉन्फिडेंस चाहिए, और जिस तरह हम काम कर रहे हैं वो रहेगा जी। जी डेमोक्रेसी होती है, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा वो हमें फारिग कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर वो जिम्मेदारी भी है, जाहिर है, जिस जिम्मेदारी को आप बड़ा बखूबी जो है वो निभा भी रहे हैं। हाँ जी। और पाकिस्तान के में और बैरून मुल्क दोनों हम इस इमेज हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी का जिक्र किया था, मैं 1 सेकंड में सिर्फ इंग्लैंड और आयरलैंड का बता दूं कि वहाँ भी हमारे तालिब इल्म स्कॉलरशिप स्कीम्स में जा रहे हैं,
जिनको प्लैब का एग्जाम नहीं देना पड़ता। अच्छा। और उनको वही अमाउंट वहाँ मिलता है जो एक अंग्रेज को मिलता है, और उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो हमारे लोग जो उनसे ज़्यादा कमाते हैं 2 साल में जाके और ट्रेनिंग लेके आते हैं यहाँ, और हमने मेक श्योर किया हुआ है कि इस स्कीम का नाम है ब्रेन गेन नॉट ब्रेन ड्रेन। हाँ, ब्रेन गेन। 100% तालिब इल्म हमारे कॉलेज की मॉनिटरिंग से वो वापस आते हैं। माशाल्लाह, मेरा तो अब दिल चाह रहा है कि मैं डॉक्टर ही बन जाता। एक लड़का स्लिप नहीं हो सका। अच्छा जी, क्योंकि ये भी वाकई बहुत बड़ा एक इशू जी, होता ये है। बहुत, और हमें WHO ने इसका मेडल दिया है। सर देखिए वही बात है ना, पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान शुड बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन्स, ताकि लोगों को पता चले कि जी हम कहाँ पर क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स जाने जाते हैं दुनिया में अपनी स्किल के लिए और अपने इल्म और नॉलेज के लिए, काबिलियत के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला। अब ज़रा कुछ बात करते हैं एक और जमहूरियत की। जमहूरियत का प्रोसेस जो है वो लोग कल से कॉमेंट्री कर रहे हैं कि डिरेल हो रहा है। जब से PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी हैं, ये बात सरगोशियों में चल रही थी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, लेकिन कोई हतमी इस पर अपना ओपिनियन नहीं दे रहा था। और जाहिर है चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन या आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो सबको ये लग भी रहा था एक तरफ के 90 दिन में हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद सरगोशियां बुलंद आवाज़ों में बदलती गई। आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के थैले से बिल्ली ने बाहर आकर उन आवाज़ों की तस्दीक कर दी और ECP ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। और इसके लिए आइन के आर्टिकल 218(3) की दफ़ा 3 और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 और सेक्शन 8C का हवाला दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की जो इल्तवा की वजह बयान की है, उनमें सिक्योरिटी इशूज़ हैं, नफरी में कमी है, वजारत ख़जाना की जानिब से फ़ंड्स जारी करने में माजूरी शामिल हैं। लेकिन इससे पहले भी 2008-2013 के इंतखाबात में आप देख सकते हैं कि पंजाब में तो दहशतगर्दी रूज पर थी, काफ़ी ज़्यादा शहरों में दहशतगर्दी हो रही थी, और 2018 से लेके अब तक तो खैर दहशतगर्दी बहुत कम है। लेकिन ये सारा मामला क्या है? सरवर बारी साहब, चेयरमैन फैफिन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आपने वक्त निकाला। और नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि इसी सेगमेंट में काज़मी साहब भी ज्वाइन करेंगे, तो जैसे वो ज्वाइन करेंगे उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरवर साहब, सबसे पहले सिंपल सी चीज़, कल ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे और हम इलेक्शन करवाएंगे 8 अक्टूबर को। पार्लियामेंट में भी कुछ इस तरह की बातें हुई, फिर उसके बाद मोहर तस्दीक सब कर दी इस पर इलेक्शन कमीशन ने। आपका क्या ख्याल है, ये जो डिसीजन है ये इलेक्शन कमीशन का, ये ठीक है, ये वैलिड है, ये रहेगा या चंद दिनों में उड़ जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। जो मौजू है आज का, उसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि 90 दिन में इंतखाबात का होना लाजम है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि गो के इलेक्शन कमीशन ने एक गैर आइनी और गैर कानूनी नोटिस जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि जो हमारा आइन है वो मेरे सामने है। उसके मुताबिक 218 के तहत और जो 58 जो उन्होंने रेफरेंस दिए उसमें प्रेसिडेंट से को बताना लाजम था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के सदर को जो उन्होंने उसमें तब्दीली की है, अल्टरेशन की है, उसके बारे में प्रेसिडेंट को प्रायर जो है उनको आगाह नहीं किया गया। इसलिए उनका ऑर्डर बिल्कुल मेरी नज़र में गैर आइनी, गैर कानूनी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने उसकी वायलेशन की है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ उन्होंने एक पाकिस्तान में बहरान को मज़ीद शदीद कर दिया है और पोलराइजेशन को मज़ीद तेज़ तर कर दिया है। सर, हम आपकी राय मज़ीद भी लेते हैं इस मामले पर। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अतर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अतर साहब, आपने वक्त निकाला। एक ट्वीट आपकी तरफ लाना चाह रही हूँ कि सिर्फ एक फितने और फसादी शख्स इमरान खान की इलेक्शन की पीछे मुल्क पाकिस्तान जो मुश्किल वक्त से गुजरा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सूबों और वफाक इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए। ये जो होने चाहिए का वर्ड है और जो आइन में लिखा है, इसमें आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आएगा मजीद आने वाले दिनों में? क्या होना चाहिए पर इंतखाबात होंगे या जो आइन में लिखा है उस पर इंतखाबात आपको होते नजर आ रहे हैं? ये तो बता दें। अता तारड़ साहब की ट्वीट है, क्योंकि वो एक लॉयर हैं, वकील हैं, तो इसलिए मैंने उनका ट्वीट जो है वो अहमियत दी उसको। देखिए, हुकूमती इत्तेहाद की ख्वाहिश है ये कि इंतखाबात वक्त पर ना हो, और ये ऐसी ख्वाहिश है कि जिसका वो बरमना इजहार करते रहें और बार बार करते रहें।
मरियम बीबी खुल के कहती रही हैं पहले ये होगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे, इनके दीगर रहनुमा पहले कहते रहे कि असेंबलियां तोड़ें तो अभी इलेक्शन करवा देंगे। इसमें ना इनको इनके लिए कोई आईनी मसला है, ना मौशी मसला है, ना कोई और मसला है। बुनियादी मसला ये है कि इनको पता है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो हम हार जाएंगे। अगर इस बुनियाद के ऊपर अगर आप इलेक्शंस को मुलतवी करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि अगली दफ़ा खान साहब मुलतवी करें, उससे अगली दफ़ा कोई और मौजूद शख्सियत मुलतवी करे, तो ये एक ऐसी रविश चल पड़ेगी जिस तरह कल एतजाज एहसन साहब ने कहा कि ये दोबारा जस्टिस मुनीर मोमेंट है। अब जज साहिबान के ऊपर और वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये जो आइन को जिस तरीके से यहाँ पे एक प्रैक्टिकली बिल्कुल मअतल करके जनाब ये एक तरह का लामिया निकाला गया कि हम इलेक्शंस को मअतल कर रहे हैं, तो अब अदलिया ने मेक श्योर करना है कि आइन और कानून के मुताबिक हो। हाँ, अगर तमाम सियासी जमातें बैठ जाती पार्लियामान के अंदर या बाहर और कोई फैसला कर लेते कि जनाब 2 महीने बाद करेंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से किया गया है, लगता है ऐसे है कि मरियम बीबी की जो जाती ख्वाहिश है उसको आइन के ऊपर तरजीह दी गई है। तो कैसे ये लगता है, क्योंकि देखें ना पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है, उस इजलास में अगर कोई बात सामने आती है और उसके अंदर वो सारे लोग कहते हैं कि चलो ऐसा करना है, तो फिर तो ये ठीक हो जाएगा। आइन में तरमीम नहीं ना हुई, आइन में तरमीम वो कर दें मिलकर, कुछ कोई ना कोई कहानी डाल दें कि जी हम सब लोग कह रहे हैं, वो तो एक पार्टी तो बाहर बैठी हुई है, वो अंदर आने को तैयार नहीं, वो अंदर आ रही थी उसके अतर काज़मी साहब। सर बताएं बारी साहब की तरफ में मेरा ख्याल है, पहले हम बारी साहब भी हैं, उनकी तरफ लेकर चलते हैं सवाल आपका। ये अतर काज़मी साहब, आप अवैस के सवाल का जवाब सोचें। बारी साहब से सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बारी साहब ये भी कह रही है हुकूमती जमात के अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाएं, वहां पर इमरान खान की हुकूमत आ जाए और कल को जब नेशनल असेंबली का या जनरल इलेक्शन होगा तो उस पर असरअंदाज होंगे ये लोग बैठकर सूबों में, क्या ये इतना आसान है असरअंदाज होना? वाकई होंगे? असरअंदाजी तो अभी भी है, सेंटर में इनकी हुकूमत है और हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो PMLN के जो रहनुमा है जो वो फरमाते रहते हैं, तकरीरें करते हैं, उसके बाद वैसा ही पंजाब में होना शुरू हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने CCP और लाहौर को बहाल किया लेकिन अभी तक उनको ड्यूटी नहीं दी गई, तो उनकी मर्जी से जो है वो होलसम जो है वो तबादले कर दिए गए पूरे ब्यूरोक्रेसी के। खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुका है। तो बात असल में ये नहीं है कि इसी तरह आपसे कराची में चले जाएं, कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल नहीं किए जा रहे क्योंकि एक पार्टी नहीं चाहती और दूसरी पार्टी चाह रही है कि आइन के कानून के मुताबिक इंतखाबात वहाँ मुकम्मल हो जाए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी बात ये है कि जो बहाने वो तलाश कर रहे हैं कि उस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट वहीं पे रहेगी। तो मैं समझता हूँ क्या पाकिस्तान में जो पुराने पिछले जो इंतखाबात हैं वो फ्री एंड फेयर थे, तो यकीनन हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं थे। गो के हमारे पास हमेशा केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर, बल्कि तमाम ममालिक में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग जो हारने वाले हैं वो इंतखाबात को समझते हैं कि सही हुए हैं। हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के होने के बावजूद इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं होते और झगड़ा चल पड़ता है। तो मैं ये सिर्फ बहानेबाजी है, पैसे नहीं है। तो यहाँ तो ज्यादा इम्कान हो जाएगा ना उसका सर, मतलब जो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट है उस पर भी लोग एतराज उठाते हैं। आईनी और कानूनी जो कदगरे हैं वो तो मौजूद हैं। जैसे अभी हुकूमत जो राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की है और चंद घंटों के बाद ECP का ऑर्डर निकल के आ जाता है, तो और वही चीज़ें हैं जो उनकी जो 8 सफ़े का जो ऑर्डर है उसकी आप लैंग्वेज देखे, वर्डिंग देखे, वो तकरीबन वही है जो राना सनाउल्लाह साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। तो हमें तो ये लगता है, हम इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर पार्टीजन हो चुका है। सही। अतर काज़मी साहब, भाई पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामेंट कह रही है नहीं हो सकता ये काम, पैसे पार्लियामेंट ने जो क्या वो जो मिनिस्ट्री ने देने हैं वहाँ से नहीं आ सकते पैसे, सिक्योरिटी जो है वो जो इन इदारों ने देनी है वो कह रहे हैं नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन फिर कैसे करवा लेगा? मतलब ज़बरदस्ती कैसे ये चीज़ करवाएगी? नहीं जी करवाना ही करवाना है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, जिन्होंने करना है वो ये सब बातें कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मामला हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन के पास वसी इख्तियारात हैं। अगर यहाँ पे कोई जेन्युइन मसला होता
पहले से पता ना होता कि जनाब इलेक्शन मुलतवी होंगे तो चले उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर कर सकते। पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता था कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है क्या वो गैर जानिब किरदार है, नजर नहीं आता। बहुत सारे आप फैसलों के अंदर देख लें, इस वक्त तो लगता ही है कि हुकूमत की वो बी टीम बनी हुई है। अगर आप जमहूरियत में इलेक्शंस नहीं करवा सकते, देखें, और दूसरी बात, ये सिर्फ बात इलेक्शन कमीशन तक नहीं है, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गया। इस वक्त जो 13-14 जमातों की हुकूमत है, क्या वो ये बोझ लेके सारी जिंदगी अपनी सियासत कर सकेंगे कि आप लोगों ने इलेक्शन मुलतवी करवाए? और उसके साथ साथ वो अदालतें जिन्होंने रात को 12 बजे खुली और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट करवाया, वो जो इन्होंने कहा कि जनाब पार्लियामान के अंदर ये जो वोट होना है ये आइन के अंदर लिखा है, बहुत जरूरी है, तो उसी तरह उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये पार्लियामान जिन लोगों के वोट से बनती है उनके वोट का राइट भी बड़ा मुकद्दस है। क्या उनको वोट का राइट मिलेगा? तो यहाँ पे अब सबकी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पे रख दिया तो फिर तो आपको अनारकी नजर आ रही है। अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पे हम अमल नहीं करवा सकेंगे तो फिर कहाँ गया आइन, कहाँ गया कानून? एक जो आपकी जूनियर कोर्ट है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आपके पास रेंजर भी है, पुलिस भी है, एफसी भी है, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास पुलिस भी नहीं है। तो ये एक ऐसा मजाक किया जा रहा है, लेकिन ये डिजिटल दौर में किया जा रहा है, और इस डिजिटल दौर में जो कुछ हो रहा है वो आवाम के सामने है। मैं और आप टीवी पे जितना बताते हैं इससे कहीं ज्यादा आवाम बाशऊर हैं जिनको पता है कि क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं होगा। अब देखते हैं तो सर ये बाशऊर आवाम जी 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 इस बाशऊर अवाम के सामने इमरान खान साहब ने एक और खदशे का भी इजहार किया है, वो ये कि जी आज या कल में मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही एक उन्होंने ऐसी बात की है कि जिसपे उन्होंने अपनी डेडलाइन या डेट लाइन दे दी कि जी इस दिन या इस तारीख को मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और जाहिर है हम सब जानते हैं कि लियाकत अली खान साहब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक और इतने सारे हमारे यहाँ पर तो ऐसे मामला हैं जिनके बारे में वो कत्ल हुए और ये होते होते बच गए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बेनज़ीर साहिबा ने यही कहा था, कत्ल कर दिया गया उन्हें। बहुत सारे लोगों ने ये कहा। तो अब क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ये कौन कर रहा है, किसकी तरफ इशारा है खान साहब का? मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। देखें, इस वक्त इलेक्शन वक्त पे अगर कोई करवा सकता है तो उसमें मोअज़्ज़िज़ अदालत का किरदार होगा, और यही वजह है कि कल हमने देखा पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के अंदर वो लोग पोस्टर छपवा के लाए थे साबिक चीफ जस्टिस के, और जिस तरीके से अदलिया के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम हुकूमत चला रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक जो है जाएंगे इंतखाबात ना करवाने के लिए। जहां तक खान साहब के इल्जामात का ताल्लुक है, बड़े संजीदा इल्जामात हैं, उनको संजीदगी से लेना चाहिए क्योंकि पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका है। अब अगर खान साहब के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो उनका भी फर्ज बनता है कि ये इंफॉर्मेशन वो अदालत के सामने रखें, इसलिए कि हुकूमत पे तो वो कहते हैं मुझे एतबार नहीं है, तो कम से कम अदालत के सामने रख लें कि किस तरफ से उनको खतरा है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनको सिक्योरिटी फराहम करें। बिल्कुल सही है। अच्छा सरवर बारी साहब आपकी तरफ आते हैं, और अब जो इलेक्शन की सूरत हाल डेवलप कर गई है, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा और वो कहेंगे कि 90 दिन में होने हैं इंतखाबात? जब लिखा हुआ है आइन में तो फिर 90 दिन में होने हैं, या आपको लगता है कि ये मामला लटक जाएगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन करेगी और उसको करना चाहिए। हम लोग भी सिविल सोसाइटी के लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कल बड़ा मुजाहरा करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहे, मीडिया खामोश रहा और जो समाजी तहरीकें हैं वो खामोश रहती हैं, और पाकिस्तान में जो चंद पार्टियां हैं, चंद जो सियासतदान हैं, वो अपनी मनमानी से हमारे कानून और आइन और हमारी जो अदारे हैं उनको मोम की गुड़िया समझते रहे, तो इस मुल्क में अनारकी होगी। पहले दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। परसों एक ब्रिगेडियर जो है वो शहीद कर दिए गए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में। तो मामला ये है कि ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और वो इलेक्शन के अलावा नहीं आ सकती। इसके ऊपर तकरीबन पाकिस्तान में दानिशवरों के अंदर और जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान का आम शहरी भी ये समझता है, क्योंकि अभी बहुत सारे सर्वे ओपिनियन पोल हुए, हमने भी करवाया था। पाकिस्तान की हाई 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों, और उसी से पाकिस्तान के अंदर जो ये फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, ये पाकिस्तान की आवाम की भी ख्वाहिश है, और मुख्तलिफ सर्विस से ये बात जाहिर होती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। सरवर हमारे साथ मौजूद थे, अतर काज़मी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सुबह